कि नरेंद्र मोदी का सरेंडर उन्हें पसंद नहीं आया। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मीडिया पे सामने आए, उन्होंने कौम के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी, तकरीर तो एक जगह पे बड़ी जज्बाती तकरीर थी, उसमें बड़ी जज्बाती बातें की हैं, वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं ज़रा बॉडी लैंग्वेज की। मोदी साहब जो हैं नॉर्मली वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। मोदी साहब जो हैं वो इतनी कत्लो गारतगिरी के बावजूद गुजरात से ये ऊपर उठकर आए और इन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी गद्दी संभाल कर रखी। बहुत बुरे हालात के अंदर भी मोदी साहब ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। इनके ऊपर दुनिया में पाबंदियां भी लगी हैं दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन फिर भी मोदी साहब घबराए नहीं। लेकिन इस मर्तबा जब नरेंद्र मोदी को मैंने देखा तो मुझे पहली मर्तबा ऐसा लगा कि ये शख्स घबराया हुआ है, ये शख्स बौखलाया हुआ है। अगर आप गौर से नरेंद्र मोदी की इस तकरीर को सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और उनकी आंखों की जो हरकत है वो किसी और तरफ जा रही है, बॉडी लैंग्वेज किसी और तरफ जा रही है, चेहरा उतरा हुआ है, आवाज़ जो है उसके अंदर वो जान, वो गरज नहीं है। ये मोदी के साथ हुआ क्या? देखिए, इससे पहले मोदी ने कुछ भी किया, मोदी का अपना मोर्चा मजबूत था। मोर्चा कहें तो मोदी का अपना जो एक सपोर्ट बैंक है जो नफरत की बुनियाद पे उसने कायम किया, जिसमें गोदी मीडिया है, जिसमें भारत के इंतहा पसंद लोग हैं, शिवसेना जैसी तंजीमें, ये सारे मोदी के साथ, आरएसएस, ये सब मोदी के साथ तगड़े होकर खड़े होते थे। लेकिन अब मोदी अपने लोगों में खुद को तनहा महसूस कर रहा है। उसने नफरत की आग को इतना भड़काया, इतना भड़काया और वहां तक भड़काया कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और जब वहां मोदी ने सरेंडर किया, यानी लोगों को मरने मारने की धमकियां देकर ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब नहीं कर पाया तो मोदी के अपने वोट बैंक में उसको डेंट पड़ा, उसकी अपनी जो जाती सपोर्ट थी वो खराब हो गई। और यही घबराहट आज मोदी के चेहरे पे नजर आ रही है। पहले मोदी से अगर दुनिया नाराज थी या मुखालिफिन नाराज होते थे तो परेशानी वाली बात नहीं थी, अपना किला मजबूत था। आज मोदी का अपना किला मजबूत नहीं है, वो अपने घर में महफूज नहीं है। बार बार पाकिस्तान का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने और जो बहुत सारी बातें की उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया, दहशतगर्दों का जिक्र किया, फिर ये कहा जी हमने बड़े अच्छे निशाने लगाए हैं, भारतीय हथियार जो हैं उनकी बड़ी मांग बढ़ जाएगी, हमारे हथियारों ने कमाल काम किया, हमारी सेना ने, फौज ने कमाल काम किया। तो मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही कि जैसे मोदी ने बड़ा कारनामा किया है। लेकिन मोदी की बातों के अंदर ऐसा साफ फील हो रहा था कि जो वो कह रहे हैं उस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने में ये नजर आ रहा था। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दहशतगर्दी के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे। लेकिन मोदी ने स्पेसिफिकली कहा कि आज़ाद कश्मीर से जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है उस पर वो बात करेंगे। पाकिस्तान जब बोलता है तो पाकिस्तान कहता है नहीं, हम मकबूजा कश्मीर पे बात करेंगे जहां पे कश्मीरियों को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में तो कश्मीरी पाकिस्तान से खुश हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो लेट द कश्मीरीज डिसाइड, उन्हें फैसला करने दीजिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये फैसला वो खुद करेंगे। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखेगा और वो ये कहता रहेगा कि हम पानी रोकेंगे, दरिया झेलम का, दरिया चनाब का और दरिया सिंध का। तो पाकिस्तान को ये पानी खोलना पड़ेगा और भारत को अब इस बात का आइडिया हो गया है कि ये जब चाहेंगे अपना पानी खोल लेंगे, हम इन्हें नहीं रोक सकेंगे। जब इन्हें S-400 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक पाया। और वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, उन्हें रोकने वाली अभी कोई टेक्नोलॉजीज एज सच है नहीं दुनिया में। जो दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं वो भारत के पास भी हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारआमद है नहीं, वो अपने टारगेट पे जाकर गिर ही जाते हैं। दुनिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे चली गई है और जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस का सिस्टम है, उसमें उतना आगे नहीं गई। लिहाजा भारत ये जानता है कि ये स्ट्रक्चर तबाह भी हो सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने इतनी जारहाना तकरीर की तो पाकिस्तान में से इसका जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल। क्या वो खानदान जवाब देगा जिसको लाकर इक्तदार में बिठाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने?
क्या नवाज शरीफ जवाब देगा जो मोदी का नाम नहीं ले सकता, आरएसएस का और भारत का नाम नहीं ले सकता? क्या शहबाज शरीफ जवाब देगा जो उसी नवाज शरीफ का भाई है और उसी से पूछकर सब कुछ करता है? क्या जवाब देगी मरियम नवाज जो नरेंद्र मोदी की और नवाज शरीफ की दोस्ती की तस्वीरें जो हैं वो बड़े फख्र के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं? तो इनसे तो जवाब नहीं हो पाएगा। और जो शख्स जवाब दे सकता है या जिसको जवाब देना है वो बंदा जेल में बैठा हुआ है और वो जवाब दे सकता है, उसी में हिम्मत है जवाब देने की। ये लोग नहीं कर पाएंगे, हत्ता कि इनका अपना सोशल मीडिया भी ये नहीं कर पा रहा और ना ये उनसे होगा। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके बाद दो ऑप्शन हैं और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि उन दोनों में से एक वो कर सकते हैं इस वक्त। यानी दोबारा से 9 मई की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इख्तलाफी आवाज़ें, जो सहाफ़ी हैं, जो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उन सबको एक मरतबा फिर गद्दार डिक्लेयर करके कि ये इंडिया के साथी हैं, दीवार के साथ लगा दें। लेकिन 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने में जब भी कभी ये सिचुएशन तब्दील होगी, क्योंकि अभी तो कौम कुछ चीज़ें और तरह से देख रही है, तो फिर से एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट दोबारा फंस जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये तजर्बा आप करने वाले हैं दोबारा, मुझे नहीं लगता। ये नहीं, मेरी कॉमन सेंस ये नहीं मानती कि जिस एक्सट्रीम पे एस्टेब्लिशमेंट पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ से या आम पाकिस्तानियों से या नौजवानों से लड़ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट वापस उस लड़ाई को वहीं पे ले जाना चाहेगी इस कामयाबी के बाद। मुझे नहीं लगता, मेरी कॉमन सेंस नहीं मानती। हो सकता है ये हो भी जाए। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अदलिया को, सहाफत को, सियासत को और पार्लिमान को उसकी छीनी हुई स्पेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वापस देना शुरू कर दे, उन्हें उनकी स्पेस वापस दे ताकि सब सिविलियंस और इदारे अपना अपना काम करें और अपनी आईनी हुदूद के अंदर वापस चले जाएं और पीछे हटना शुरू हो जाए। इन दोनों कामों को करने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस वक्त एक कामयाबी की सूरत में थोड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। मैं इसे रिलीफ कहूँगा। बहुत सारे लोग ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे हैं। अभी जब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी जाएंगी, क्योंकि बेंच को देखकर तो यही लगता है कि सीटें छीन ली जाएंगी, हालांकि यहां पे रिव्यू बनता भी नहीं था। 2 जजेस ने बड़ा क्लियरली कह दिया, बल्कि जो उन्होंने कहा उसको तो किसी जगह पे एंटरटेन ही नहीं किया गया, बल्कि उसको आईटी डिपार्टमेंट ने उस फैसले को जारी करने से इनकार कर दिया, किया ही नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था, दुनिया में नहीं होता, लेकिन यहां हो रहा है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि हमारा फैसला तो कहीं लगाया नहीं जा रहा, पब्लिक ही नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं हुआ पब्लिक। अब जो बेंच बना है उसमें वो लोग शामिल किए गए हैं जो आईनी बेंच का वो हिस्सा है जो फैसला देगा हुकूमत की मर्जी के मुताबिक या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक।